जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में एडुटेरिया एनसीईआरटी की जो प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 3 को इस वीडियो में जो है देखेंगे। ठीक है। और इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को जो है ये सॉल्व कर लिया है और उसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। और आगे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको इसकी PDF फाइल जो है वो कहाँ मिल सकती है। तो बस आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को आखिरी तक देखें। ठीक है। तो पहला सवाल है, औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे। जंगल काटने के जो है ये क्या कारण थे, यहाँ पे आपको सत्य कथन का चयन करना है। शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, ठीक है, रेल लाइनों के प्रसार के लिए और व्यावसायिक कृषि बागानों के प्रसार के लिए। तो ये तीनों कथन जो है यहाँ पे सही है। ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारतीय वन सेवा की स्थापना जो है ये किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन सी 1864 ईस्वी में। अगला सवाल है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष 1905 में देहरादून में हुई थी। ये कथन बिल्कुल गलत है। यहाँ जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया। ये कथन जो है बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर होगा केवल बी। केवल कथन 2 जो है यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर बी। वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का जो है यहाँ पे चयन करें। ठीक है। जंगल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण। यह कथन बिल्कुल सही है। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले केवल सूखी लकड़ी या विशेष प्रकार की औषधि ही इन जंगलों से ले सकते थे। ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, केवल कथन 1 जो है यहाँ पे सही है। झूम खेती के नाम एवं संबंधित क्षेत्र का सही मिलान करें। ठीक है। झूम खेती का नाम है और उससे संबंधित क्षेत्र कौन सा है, तो देखते हैं। लदिंग, लदिंग जो है ये होता है ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है। मिल्पा, मिल्पा होती है मध्य अमेरिका में। हाँ, चितमेन, चितमेन कहाँ होती है, तो अफ्रीका में। और चेना कहाँ होती है, तो चेना होती है श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। आपको जो भी प्रश्न ना आए दोस्तों उसका आप जो है स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है। और बाद में उसका जो है एक बार फिर से रिवीजन करें। ऐसा करने से जो है वो सवाल आपको एकदम कन्फर्म तौर पर याद हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, यूरोपीय वन रक्षक घुमंत खेती के विरुद्ध क्यों थे। यूरोपीय वन रक्षक घुमंत खेती के विरुद्ध जो है क्यों थे, तो घुमंत खेती वाली ज़मीन इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी। ये कथन बिल्कुल सही है। जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के जलने का खतरा होता था। ये भी कथन बिल्कुल सही है। लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु ये भी कथन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी। तीनों कथन जो है यहाँ पे सत्य है। अगला सवाल है, अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के क्या प्रभाव हैं। अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के क्या प्रभाव हुए थे, तो ऑप्शन डी, तीनों। इनका वन व्यापार की इजारेदारी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को सौंप दी गई। ये कथन बिल्कुल सही है। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं के चराने पर बंदिश लगा दी गई। ये भी कथन सही है। और कुछ घुमंत समुदाय खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। ये भी कथन बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तीनों कथन जो है यहाँ पे सत्य है। देवसारी या मान किसे कहा जाता था। देवसारी या मान जो है ये किसे कहा जाता था, ऑप्शन सी, जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाला शुल्क। जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाला शुल्क। अगला सवाल है, ब्लेंडा गार्डियंस व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में आरंभ किया गया। यह कथन गलत है। इसमें गांव वाले के लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंसें उपलब्ध कराएंगे। यह कथन बिल्कुल सही है। केवल कथन 2 जो यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, सरना देवरा कुडो कान राय इत्यादि क्या थे। तो ये था ऑप्शन सी, जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा। जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा। चरवाहा समुदाय तथा उनसे संबंधित तथ्य से मिलान करें। चरवाहा समुदाय तथा उनसे संबंधित तथ्य से मिलान करें। ठीक है। चरवाहा समुदाय और संबंधित तथ्य। गोल्ला समुदाय, गोल्ला समुदाय जो है ये गाय भैंस पालते थे। कुरुमा समुदाय जो है ये भेड़ बकरियां पालते थे। रायका, रायका जो है ये राजस्थान से संबंधित है। और धांगर
ये महाराष्ट्र से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, प्राचीन काल में भ्रमण कार्यों के संबंध में निम्न कथनों पर जो है वो विचार करें और सत्य कथन का यहाँ पे चयन करें। ठीक है। व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहे हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्राएं करते रहे, ये भी कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। कथन 1 और कथन 2 जो है यहाँ पे सही है। और ये वीडियो अगर आपको फास्ट लग रही है दोस्तों, तो आप वीडियो को जो है वो स्लो कर लें। ठीक है। इसे आप 0.75 पर करके देखें, क्योंकि टाइम का मुझे जो है वो अभाव रहता है और इसलिए जो है मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलता हूँ। ठीक है। तो आप थोड़ा सा मैनेज करते हुए चलिए। और साथ में जो है आपको इसकी PDF फाइल जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था? तो ये जो है ऑप्शन डी, कोई नहीं, इनमें से कोई भी आदान प्रदान नहीं होता था। ठीक है। मूल्य एवं मान्यताएं भी आदान प्रदान नहीं होता था, हुनर भी नहीं होता था, विचार भी नहीं होता था, आविष्कार भी नहीं होता था और कीटाणु एवं बीमारियां भी नहीं होता था। अगला सवाल है, पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृतिशिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, में किसके महत्व का पता चलता है? तो ये चलता है ऑप्शन बी, समुद्री व्यापार का। ठीक है। समुद्री व्यापार का। सिल्क मार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो यहाँ पे सत्य है? तो ऑप्शन है केवल 3। यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था, यह कथन बिल्कुल सही है। यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। अगला सवाल है, चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है, उस गुफा का क्रमांक क्या है? तो यह है ऑप्शन डी, गुफा क्रमांक 217। ठीक है। गुफा क्रमांक 217। मार्को पोलो के किताब का नाम क्या है? मार्को पोलो को किताब का नाम क्या है? ऑप्शन ए, बुक ऑफ मार्वल्स। स्पेघेती क्या है? स्पेघेती जो है ये क्या है? ऑप्शन बी, एक प्रकार की खाद्य सामग्री। निम्न कथनों पर जो है ये विचार करें। ठीक है। तो केवल कथन 2 जो है यहाँ पे सत्य है। ये खाद्य पदार्थों यूरोप एवं एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, 16वीं सदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है असत्य है, यहाँ पे आपको ये बताना है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है। तो 2 और 3 जो है ये असत्य है। ठीक है। और सत्य कथन कौन सा है? तो 16वीं सदी के मध्य तक आते जाते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था, तो ये कथन जो है यहाँ पे सही है। ठीक है। अगला सवाल है, 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रभावों का उल्लेख किया है, ये है कौन कौन से? तो ऑप्शन बी, केवल 1 और 2, व्यापार है, पूंजी है। ठीक है। भूमि नहीं है। अगला सवाल है, औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया था? औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया था? तो ऑप्शन सी, 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में। चरवाही टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। इसका सही आंसर जो है आपको चयन करना है। चरवाहों से चारागाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था, ये कथन बिल्कुल सही है। प्रारंभ में अंग्रेज स्वयं ही अपने कारिंदों से टैक्स वसूलते थे, मगर बाद में यह काम ठेकेदारों के माध्यम से किया जाने लगा, तो ये कथन गलत है। किसी चारागाह में दाखिल होने के पहले चरवाहों को पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था, ये भी कथन सही है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा केवल कथन 1 और कथन 2 3, ये सही है। ठीक है। अगला सवाल है, चरवाही टैक्स के क्या प्रभाव हुए? सत्य कथन का यहाँ पे चयन करें। ठीक है। चारागाहों का स्तर गिरने लगा। ठीक है। जानवरों बड़ी संख्या में मरने लगे, ये भी कथन सत्य है, यानी ऑप्शन सी, कथन 1 और कथन 2 जो है ये सत्य है। मासाईलैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का यहाँ पे आपको चयन करना है। ठीक है। यह इथोपिया से लेकर तंजानिया तक फैला था, ये कथन जो है गलत है।
औपनिवेशिक ताकतों ने मसाइलैंड का विभाजन कर दिया, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, केवल कथन भी यहाँ पे, हाँ कथन 2 जो यहाँ पे सत्य है। औपनिवेशिक शासन तथा मसाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का जो है यहाँ पे चयन करें। ठीक है, तो केवल बी यानी केवल दूसरा जो कथन है यहाँ पे सत्य है। अमीर और गरीब चरवाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया था। अगला सवाल है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है? तो ऑप्शन डी, तीनों कथन जो यहाँ पे सत्य है। ठीक है, प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई, सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण और नए फ्रांसीसी झंडे के कारण जिसे पुराने राष्ट्रध्वज की जगह ले ली थी। तीनों कथन जो यहाँ पे सत्य है। अगला सवाल है, नेपोलियन की नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे। नेपोलियन की नागरिक संहिता में निम्नलिखित प्रावधान थे। तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया, यह भी कथन सही है। और इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया, यह भी कथन सही है। तीनों कथन जो यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, हैब्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का जो यहाँ पे चयन करें। तो ऑप्शन सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों यहाँ पे सत्य है। यह बहुभाषा भाषी तथा बहुनस्ली साम्राज्य थे और यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था, यह भी सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों यहाँ पे सत्य है। अगला सवाल है, एले क्या थी? एले जो है ये क्या थी? तो ऑप्शन बी, कपड़ा नापने का पैमाना। एले क्या थी? कपड़ा नापने का पैमाना। अगला सवाल है, 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। तो सत्य कूट का चयन करें। ठीक है, राजतंत्र थी, हाँ चर्च था और सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना यह भी था, जबकि निजी संपत्ति को राज्य के अधीन लाना ये नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। केवल 1, 2 और 3 कथन जो है यहाँ पे सत्य है। अगला सवाल है, ज्यूसेपी मेथिसनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और सत्य कथन का जो है यहाँ पे चयन करें। ठीक है, तो ऑप्शन ए, केवल कथन 1 जो है ये सत्य है, वह कार्बोनारिक के गुप्त संगठन का सदस्य बना, ये कथन यहाँ पे सत्य है। अगला सवाल है, मेटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? तो ये बताया है ऑप्शन बी, जूसेपी मेथिसनी को। जूसेपी मेथिसनी को। ठीक है, अगला सवाल है, यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ? यूनान ऑटोमन साम्राज्य से जो है कब स्वतंत्र हुआ था? तो ये स्वतंत्र हुआ था ऑप्शन डी, 1832 ईस्वी में। ठीक है, 1832 ईस्वी में। रोमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का जो है यहाँ पे आपको चयन करना है। तो रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की, यह कथन बिल्कुल सही है। वो एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा संस्कृति अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे, यह भी कथन सही है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? तो ये था ऑप्शन सी, भाषा। ठीक है, भाषा। 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें और सत्य कथन का जो है यहाँ पे चयन करें। ठीक है, इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार थे, बिल्कुल सही है। इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया, ये भी कथन सही है। और राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दी गई, ये भी कथन बिल्कुल सही है। यानी तीनों कथन जो यहाँ पे सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन डी, 1852 ईस्वी में। ठीक है, 1852 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है ये विचार करें। तो ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो, दोनों कथन जो यहाँ पे गलत है। अगला सवाल है, इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन यहाँ पे आपको चयन करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। जूसेपी मेथिसनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया, ये कथन बिल्कुल सही है। और अगला है, मंत्री प्रमुख काबुर्जो जनतंत्र में विश्वास रखता था। फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर
कूटनीतिक संधि से 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ, ये कथन गलत है। ठीक है। जुसेपी गरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया, ये भी कथन सही है। ठीक है। तो केवल 1 और 3 कथन जो यहाँ पे सत्य है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है, आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया था? तो ऑप्शन डी 1801 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला था? ठीक है। सत्य कथन का यहाँ पे आपको चयन करना है। करों में वृद्धि की गई, खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया और सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। तीनों कथन जो यहाँ पे सत्य है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन का जो यहाँ पे आपको चयन करना है। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया, ये कथन जो है यहाँ पे गलत है। ठीक है। अगला सवाल है, 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? 1919 में खिलाफत समिति का गठन जो है कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन बी, बम्बई में। ठीक है, बम्बई में। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज जो है ये किस वर्ष लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी ऑप्शन ए 1919 ईस्वी में। ठीक है, 1919 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है ये विचार करें। ठीक है, और सत्य कथन का यहाँ पे चयन करें। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग ने की थी, यह कथन बिल्कुल सही है। सभी पार्टियों ने परिषद चुनाव का बहिष्कार किया, ये कथन गलत है। भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया, ये कथन बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। केवल 1 और 3 जो है यहाँ पे सत्य है। अवध किसान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का जो है यहाँ पे आपको चयन करना है। ठीक है, तो देखते हैं। इसका गठन अक्टूबर 1920 में किया गया, यह कथन बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था, यह भी कथन सत्य है। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया था, तो ये भी कथन सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगला सवाल है, गुडेम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुडेम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा कथन जो है यहाँ पे सही है। यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। ठीक है, और राजू महात्मा गांधी की महत्ता के गुण गाते थे। ठीक है, दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे सत्य है। अगला सवाल है, स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? ठीक है, असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीति में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। अगला सवाल है, साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और सत्य कथन का यहाँ पे चयन करें। देख लेते हैं एक बार। ब्रिटिश की लिबरल सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैज्ञानिक आयोग का गठन किया, यह कथन गलत है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था, यह कथन बिल्कुल सही है। भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लिए डेमोनियन स्टेट्स का ऐलान किया, यह कथन भी सही है। यानी कथन 2 और 3 यहाँ पे सत्य है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो ऑप्शन बी 5 मार्च 1931 को। ठीक है, 5 मार्च 1931 को। अगला सवाल है, भारा विरोधी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारा विरोधी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन 1 और 2 जो है यहाँ पे सही है। यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे उनके बारे में है, और जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफ़ी के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादियों और कम्युनिस्टों ने किया था, यह भी कथन सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 और 2 जो है यहाँ पे सत्य है। अगला सवाल है, भारतीय वन्यजीव
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन जो है ये कब किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन सी 1927 ईस्वी में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है ये विचार करें, ठीक है। और असत्य कथन का यहाँ पे आपको चयन करना है। असत्य कथन यहाँ पे कौन कौन से हैं, ठीक है, देखते एक बार। हाँ, गांधी जी के आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, ये कथन बिल्कुल सही है। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। कांग्रेस औरतों को महत्वपूर्ण जगह देने में हिचकिचाती थी, ये भी कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सभी कथन जो यहाँ पे सत्य है। यहाँ पूछ रहा था असत्य कथन, लेकिन सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दलित या दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया था? तो ये किया था ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में, ठीक है, 1930 ईस्वी में। सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया था? तो ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का जो है यहाँ पे आप चयन करें, ठीक है। असत्य कथन कौन सा है? तो देखते हैं। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग थे, ये कथन बिल्कुल सही है। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था, यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना एक और ना ही दो, ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था ऑप्शन बी वर्धा के बैठक में, ठीक है, वर्धा के बैठक में। इनक्विजिशन क्या थी? इनक्विजिशन जो है ये क्या थी? तो ये थी ऑप्शन ए, एक रोमन कैथोलिक संस्था, एक रोमन कैथोलिक संस्था। अगला सवाल है, छापाखाना प्रकृति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बना रही जनमत की आदि में निरंकुशवाद उड़ जाएगा, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन सी लुई सेबेस्तिये मार्सिये ने, लुई सेबेस्तिये मार्सिये ने। कालक्रम का निर्धारण करें, ठीक है, इसका कालक्रमानुसार जो है आपको सजाना है। तो ऑप्शन है, प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार, ऑफसेट प्रेस का निर्माण और बिजली से चलने वाला प्रेस का निर्माण, ठीक है। अगला सवाल है, तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था ऑप्शन डी 1810 ईस्वी में। सती धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी ऑप्शन ए रामचड्डा ने, रामचड्डा ने। मेसोपोटामिया के लेखन कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें और सत्य कथन का जो है यहाँ पे आप चयन करें, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कथन एक, मेसोपोटामिया लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे, ये कथन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरा और तीसरा जो है यहाँ पे गलत है। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है ये विचार करें, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, ये कथन बिल्कुल सही है। पिता परिवार का मुखिया होता था, ये भी कथन सही है। और पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे, ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। मेसोपोटामिया के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें, ठीक है। और असत्य कथन का यहाँ पे आप चयन करें, ठीक है। असत्य कथन कौन सा है? तो देखते हैं, मेसोपोटामिया में नगर नियोजन पद्धति सुदृढ़ थी, ये कथन जो है गलत है। मोहनजोदड़ो की ही तरह जल निकासी के लिए व्यवस्था की गई थी, ये कथन बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल गलत है। कमरों के अंदर रोशनी खिड़की से नहीं बल्कि आंगन में खोले दरवाज़ों से आती थी, ठीक है। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो असत्य कथन कौन कौन सा है? तो ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों कथन जो है यहाँ पे गलत है, तीसरा सही है। अगला सवाल है, रोमन साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें। रोमन साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन डी सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन डी, यानी तीनों कथन जो यहाँ पे सत्य है। एकल परिवार का चलन था, पिता की संपत्ति पर पुत्री का मुख्य उत्तराधिकार रहता था और पति पत्नी को अलग अलग 2 वित्तीय हस्तियाँ माना जाता था, तीनों कथन यहाँ पे सही है।
अगला सवाल है, रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का यहाँ पे चयन करें। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो जैतून का तेल निर्यात होने वाला प्रमुख वस्तु थी, ये कथन बिल्कुल सही है। इटली की सोने और चांदी की खदानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी, ये कथन गलत है। उस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन होता था, ये कथन बिल्कुल सही है। कथन 1 और 3 यहाँ पे सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, रोमन साम्राज्य में दास प्रथा और श्रमिकों पर नियंत्रण के संबंध में असत्य कथन का जो है यहाँ पे चयन करें। ठीक है, असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन सी, रोमन व्यवस्था में श्रम प्रबंधन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया, ये कथन जो है यहाँ पे असत्य है। अगला सवाल है, मंगोलों से संबंधित यास क्या था? मंगोलों से संबंधित यास जो है क्या था? तो ऑप्शन सी, मंगोल जनजाति की एक परंपरागत प्रथाओं का संकलन। मंगोल जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन। अगला सवाल है, अमेरिकी गृहयुद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुए थे? तो ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई थी और ब्रिटिश की निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई थी, ये दोनों कथन जो यहाँ पे सत्य है। अगला सवाल है, गिरमिटिया मजदूर को सबसे ज़्यादा कहाँ भेजा जाता था? गिरमिटिया मजदूर को सबसे ज़्यादा कहाँ भेजा जाता था? ऑप्शन बी, कैरिबियाई देश में। 18वीं सदी के अंत के दशकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर जो है विचार करें। ठीक है, और सत्य कथन का यहाँ पे आपको चयन करना है। इस समय ब्रिटेन में आबादी तेज़ी से बढ़ने पर भोजन की मांग तीव्र गति से बढ़ी थी, ये कथन बिल्कुल सही है। उद्योग के विकास ने कृषि उत्पादों की मांग बढ़ा दी थी, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी मार्शल लॉ के तहत लगा दी थी, ये कथन गलत है। यानी सही आंसर क्या होगा? केवल 1 और 2 कथन जो है यहाँ पे सत्य है। अगला सवाल है, औद्योगिकी के युग से संबंध में निम्न कथन पर विचार करें और सत्य कथन का यहाँ पर चयन करें। ठीक है, तो ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2, दोनों कथन जो यहाँ पे गलत है। औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड था। औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड क्या था? तो ऑप्शन ए, उत्पादकों का संगठन। ठीक है, उत्पादकों का संगठन। निम्न कथनों पर जो है विचार करें और सत्य कथन का यहाँ पर चयन करें। ठीक है, तो ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन जो है यहाँ पे सत्य है। ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था, ये कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, 19वीं सदी के मध्य में यूरोप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, और सत्य कथन का यहाँ पर चयन करें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 जो है ये सही है। इस समय लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी, ये बिल्कुल सही है। और बेरोजगारी का मुख्य कारण उन उद्योगों में स्प्रिंग चेनी मशीन का इस्तेमाल भी था, ये भी कथन सही है। 1 और 3 दोनों यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, उपनिवेश औद्योगिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो कथन 1 और 2 दोनों यहाँ पर सत्य है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ा हुआ था, जहाँ से भारत द्वारा निर्यात पश्चिमोत्तर देश में होता था, ये कथन बिल्कुल सही है। और भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भारत दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, ये भी कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों कथन जो यहाँ पे सत्य हैं। अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया था? तो ये माना था ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में। ब्रेटन वुड समझौता किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड समझौता जो है ये किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन ए, 1944 ईस्वी में। ठीक है, 1944 ईस्वी में। वैश्विक अच्छे लिंग समानता के लिए गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और सत्य कथन का यहाँ पर चयन करें। ठीक है, तो तीनों कथन जो है यहाँ पे सत्य दिए हुए हैं। इसे भारत ने लॉन्च किया था। गठबंधन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, ज्ञान साझा करने और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यमों में निवेश करने पर जोर देता है। विश्व आर्थिक मंच गठबंधन का नेटवर्क भागीदार है, ये भी कथन सही है। तीनों कथन जो यहाँ पे सत्य दिया गया है। अगला सवाल है, मत्स्य पालन समिति निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायक संस्था के रूप में कार्य करती है? तो यह है ऑप्शन बी, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के रूप में।
खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के रूप में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य है, ठीक है। तो केवल एक, यानी पहला कथन जो है सिर्फ सही है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम मुख्य रूप से भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ये कथन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नागर शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 4। स्तरों में उभरता हुआ घुमावदार शिखर नागर शैली को अन्य भारतीय मंदिर स्थापत्य शैलियों से अलग करता है। ये कथन बिल्कुल सही है। और नागर शैली में गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के नीचे स्थित होता है। ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 4 बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, चदंका दमपारा वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य है। तो ऑप्शन डी, केवल 1 और 4। यह पूर्वी घाट के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। ये कथन बिल्कुल सही है। और डोंगरिया कोंद आदिवासी समुदाय चंदका दमपारा वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ा है। तो ये भी कथन सही है। केवल 1 और 4 यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली मुख्य रूप से केरल के गुरुवायूर मंदिर में देखी जाती है, ठीक है। तो द्रविड़ में निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली मुख्य रूप से केरल के गुरुवायूर मंदिर में देखी जाती है। तो द्रविड़ शैली, ठीक है। अगला सवाल है, भूमि प्रबंधन के संदर्भ में व्यापक और सूचित निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सबसे प्रभावी मानी जाती है। तो ये माना जाती है ऑप्शन ए, भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS, भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS। अगला सवाल है, हाल ही में इसरो द्वारा विकसित डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर 2.0 निम्नलिखित में से किस उद्देश्य का पूरा करता है। तो ये पूरा करता है ऑप्शन ए, यह मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजता है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है, और सत्य कथन का यहाँ पर चयन करें। तो यहाँ पे केवल कथन 1 जो है यहाँ पे सत्य है। चौथी औद्योगिक क्रांति कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI रोबोटिक्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बड़े डेटा जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से पारंपरिक उद्योगों का चल रहा परिवर्तन है। ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, आपको बताना है। तो कथन 1 और कथन 2 यहाँ पे दोनों सही है। तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले दशक में पूर्वोत्तर मानसून की बारिश में 10% से अधिक की वृद्धि हुई। ये बिल्कुल सही है। और उत्तर पूर्वी मानसून के महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाली प्रणालियों और अवदाब अधिक बार बनते देखे गए हैं। ये भी कथन सही है, ठीक है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अगला सवाल है, भारत और फ्रांस संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो दूसरा और तीसरा कथन जो है यहाँ पे सही है। वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विकास और तैनाती को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया गया था। और दोनों देशों ने अवैध, अनुसूचित और अनियमित मछली पकड़ने में सहयोग किया है। ये भी सही है। दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे सत्य है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, वाहन निकास से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर ओजोन और धुंध के निर्माण में योगदान करती है। तो ऑप्शन बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कारण से गिद्ध को पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए एक संकेतक प्रजाति माना जाता है। तो ऑप्शन सी, उनकी उपस्थिति एक संतुलित खाद्य जाल का प्रतीक है। उनकी उपस्थिति एक संतुलित खाद्य जाल का प्रतीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। और निम्नलिखित में से किस नदी का वर्णन ऊपर किया गया है। तो इसको आपको पढ़कर ये किस नदी के बारे में बोला जा रहा है आपको ये पता लगाना है, ठीक है। यह सिंधु नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। यह पूरी तरह से भारत के लद्दाख में बहती है। डोडा और तसरा पनिंगती चू लुंगनाक नदी इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं। तो ये किस नदी की यहाँ पे बात हो रही है। तो ऑप्शन ए, जास्कर नदी की, ठीक है, जास्कर नदी की। आप क्वेश्चन का लेवल दोस्तों देख सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन जो है अभी बहुत हाई है। इसलिए आप ध्यान से सवालों को सिर्फ सुनें। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2।
ई साक्षी मोबाइल ऐप का लक्ष्य पूरे एमपी लैंड्स फंड आवंटन चक्र को पकड़ना और योजना की निगरानी में अधिक सुविधा और पहुंच प्रदान करना है। तो ये बिल्कुल कथन सत्य है। अगला सवाल है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन सी 1 और 3 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। सीसीआई का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे कायम रखना है, ये बिल्कुल सही है। और इसके पास जांच करने और बाजार में हेरफेर के सबूत इकट्ठा करने का अधिकार है, ये भी कथन सही है। कथन 1 और 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। ठीक है। अगला सवाल है, किस राज्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन डी सोलापुर में। ठीक है, सोलापुर में। भारत में पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? तो ऑप्शन डी सरयू नदी में। ठीक है, सरयू नदी में। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।